तो लास्ट क्लास में हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात कर ली थी ना हमने। ठीक है, दो तरह के वेरिएबल की और बात करेंगे। एक होगा स्टेट फंक्शन और एक क्या होगा, पाथ फंक्शन। है ना, स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल्स कुछ भी बोलो ना। अभी लिखते हैं। देखो, ऐसी कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी सिस्टम की जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे, उसकी इनिशियल स्टेट पे और उसकी फाइनल स्टेट पे। कैसे हम उसको इनिशियल से फाइनल लेके गए, मतलब उस पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो उसको कौन सी बोलते हैं हम, स्टेट फंक्शन। नाम से पता चल रहा है किस पे डिपेंड करे, सिर्फ स्टेट पे। कौन सी, इनिशियल और फाइनल। बीच में उसका क्या पाथ है, कैसे करवाया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो लिखो इसमें, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon initial and final state of process and not on the path by which the process is carried out are called as state function. क्या चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल में जाके कोई गैस है, पहले उसका इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रहा होगा, फाइनल कुछ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम रहा होगा। मतलब कोई भी एक प्रोसेस है, यही वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंथैल्पी, इन्हीं की बात करेंगे। तब देखना, बोल हम ऐसा देते हैं कि वो प्रॉपर्टी किस पे नहीं डिपेंड कर रही, पाथ पे ना। पर एक्चुअली में पता क्या होता है, मान लो एफ अगर एक स्टेट फंक्शन है, तो जो डेल्टा एफ होगा, मतलब चेंज इन एफ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता ना। तो एक्चुअल में जो कहानी होती है वो लिखनी क्या चाहिए हमें, ऐसे लिखते हैं, एफ एफ मान लो कोई भी एक प्रॉपर्टी है, फंक्शन बोल देते हैं, इज ए स्टेट फंक्शन then delta f will be path independent। पर डेफिनेशन पढ़े ना तो ऐसा लगता है कि जो f है वही पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। पाथ पे इंडिपेंडेंट कौन है, डेल्टा f, मतलब उसका चेंज। इसका एग्जांपल देखना, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल होगा। है ना, मान लो p और v का कोई कर्व है ना। इनिशियल स्टेट क्या है अपने पास, a। इस इनिशियल स्टेट पे प्रेशर कितना है, P1, है ना। और ये फाइनल स्टेट क्या है अपने पास, ये क्या हो गया, प्रेशर P2। अब देखो, A से B पे जाने पे मैं तीन तरह से लेके गया। एक तो ऐसा, ये पाथ हो सकता है सीधा, पाथ नंबर 1। एक कोई ऐसे लेके गया, क्या सभी का पाथ तो डिफरेंट है। यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ये पाथ नंबर क्या हो गया, 1। इसको बोल देते हैं 2, और इसको क्या बोल देते हैं, 3। है ना। अगर मैं पाथ नंबर 1 से जाऊं तो बताओ, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या होगा, क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव आएगा और लिख देते हैं P2 माइनस P1। अच्छा, अगर मैं सेकंड पाथ से जाऊं तब क्या होगा, चेंज इन प्रेशर सेम ही आएगा क्या, P2 माइनस P1। अगर पाथ 3 से जाऊं तो क्या, P2 माइनस P1। क्या जो डेल्टा P है, क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, पाथ पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्टेट A और फाइनल स्टेट B पे। तो अगर डेल्टा P पाथ इंडिपेंडेंट होगा, जैसे डेल्टा F अगर पाथ इंडिपेंडेंट, तो F कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। तो अगर डेल्टा P पाथ इंडिपेंडेंट है तो प्रेशर कैसा होगा, स्टेट फंक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेल्टा P है वो क्या है, इज
पाथ इंडिपेंडेंट। तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोल देंगे, जो प्रेशर P है वो कैसा फंक्शन होगा, इज ए स्टेट फंक्शन। बड़ा सिंपल है याद करना। सिर्फ पूरी केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स आई है ना, लगभग सारे फंक्शन कैसे फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन। सिर्फ दो चीजें पाथ होंगी, अभी तो बताया स्टेट फंक्शन। फिर पी पाथ डिपेंड कैसे करेंगे? पी पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। सिर्फ पाथ फंक्शन ही कितने होंगे पूरी केमिस्ट्री में, दो, वर्क और हीट। उसके अलावा सारे फंक्शंस कैसे होने वाले हैं, स्टेट फंक्शन। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल पे और फाइनल पे, क्योंकि चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। पर जब वर्क और हीट की बात करेंगे वो पाथ पे डिपेंड करेंगे कि प्रोसेस है कैसा ना। ठीक है, लिखो इसको। क्या होता है, किसने कहा ऐसा, वर्क के पाथ फंक्शन फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। अगर किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाओ या फिर घुमा के लेके जाओ, वर्क डन तो सेम ही आता है। अरे अलग है यहाँ पे वो मैकेनिकल वर्क है, अलग अलग वर्क होते होंगे। पाथ पे बहुत डिपेंड करता है भाई। किसी गैस को मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस करूं, किसी को कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस करूं, दोनों का वर्क डन अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। जैसे भी जा रहे हैं, T1 माइनस T1 क्या नहीं हो सकता, P1 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता चाहिए ना। ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल स्टेट बी है। देखो केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शंस मैक्सिमम सारे कैसे होंगे, स्टेट फंक्शन है ना। वैसे फिजिक्स वाले और बताएंगे, पाथ फंक्शन में हम दो ही लिखेंगे, कौन सा, हीट और वर्क। वैसे और भी होती है, हीट कैपेसिटी नाम की चीज सुनिए, आगे आ जाएगी। हीट कैपेसिटी जो होती है वो कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन है ना। पर केमिस्ट्री में कभी सवाल इस पे पूछता नहीं है, तो इसलिए हम लिखते भी नहीं, सिर्फ हीट और वर्क ही लिखते हैं ना। पर मैंने बता दिया, याद रखना ये कि फिजिक्स में सवाल आ जाता है, फिजिक्स में लिखवाया भी होगा पाथ फंक्शन में ना। देखोगे फिजिक्स की कॉपी खोल के तो पाथ फंक्शन में हीट और वर्क के अलावा हीट कैपेसिटी भी लिखवा रखा होगा। नहीं लिखवा रखा तो दिमाग में फिक्स कर लो, हीट कैपेसिटी कैसा होता है, पाथ फंक्शन, जो आगे लिखेंगे। अब याद करने का तरीका पता है क्या है, जितनी भी थर्मोडायनेमिक टर्म कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे ना, P, V, T है ना, H4 एंथैल्पी, ऐसा आएगा S4 एंट्रोपी, G4 गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो भी तुम कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे ना, जितने भी ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी कैसी होंगी, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल लिख देते हैं। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एच क्या होता है, एंथैल्पी, कल लिखवाया था क्या एच, एंथैल्पी। एंट्रोपी भी लिखवाया था देखना कल। एस स्टैंड फॉर एंट्रोपी, जी स्टैंड फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। देख लिया। अब देखो हमने ना कल पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम की चीज पढ़ रहे थे क्या, उसका पता है क्या रिलेशन था, ध्यान से देखो। कल हमने ना आइडियल गैस के लिए प्रेशर की एक चीज निकाली थी। पहले प्रेशर को डिफरेंशिएट किया था टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया था। उल्टा भी किया था कि पहले वॉल्यूम फिर डबल डिफरेंशियल क्या था, टेम्परेचर। क्या देखो दोनों से वैल्यू सेम आई थी क्या, चेक करो। माइनस ऑफ एन आर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर आया था क्या, दोनों सेम। तो वो स्टेट फंक्शन के लिए बताया था बात ना। देखो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट मैथ्स की थ्योरम है, जब नॉन मेडिकल वाले बच्चे बीटेक में जाएंगे ना तो ये थ्योरम आएगी। मान लो कोई एफ एक फंक्शन है एक्स और वाई में, हो सकता है एफ कोई फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, दो वेरिएबल है उसमें। अगर मैं ऐसा पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालू ना ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, सही है। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये किसके बराबर आ जाए, उल्टा डिफरेंशिएशन, मतलब पहला डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा,
y के रिस्पेक्ट में कीपिंग x कांस्टेंट, फिर x के रिस्पेक्ट में कीपिंग y कांस्टेंट। अगर ये दोनों कभी भी बराबर आ जाएं तो हम ऐसा बोलते हैं कि f इज ए स्टेट फंक्शन। तो f कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन। ये एक्स्ट्रा मैथमेटिकली चेक करने का तरीका कौन सा कि कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है या नहीं है, तो वो फंक्शन का फॉर्मूला पता होगा कि जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे। तो हमने दोनों फॉर्मूले निकालो, एक बार वो क्वेश्चन निकालो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला। देखो हमने क्या निकाला था, डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फिर उसका डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के साथ, एक उसका उल्टा करके निकाला था, पहले टेम्परेचर बाद में वॉल्यूम, और दोनों से वैल्यू सेम आई थी क्या? माइनस ऑफ एन आर बाय वी स्क्वायर। क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो पी कैसा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन। तो ये स्टेट फंक्शन के लिए क्या होती है? एक कंडीशन होती है, मैथमेटिकल कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन का नाम, ये जो थ्योरम होती है ना, इसको बोलते हैं आइलर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये लिख लो, एक्स्ट्रा बात है। कभी स्टेटमेंट में सवाल आ देना कि हम मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है या फिर नहीं, तो डिफरेंशिएट करो दोनों बार अलग अलग करके, और अगर दोनों सेम आ जाए तो क्या होगा? वो स्टेट फंक्शन, नहीं तो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। इतने दिन कहाँ गए आप सब? कर लिया नोट? तो अगर ये एक स्टेट फंक्शन जो किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो ऐसा एक कौन सा फंक्शन होगा? पाथ फंक्शन। अच्छा, पाथ फंक्शन ऐसा नहीं होगा सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, और पाथ पे भी क्या करेगा? डिपेंड, कि किस तरीके से हम वो चेंज करवा रहे हैं। मान लो किसी गैस को कंप्रेस करना है, किसी गैस को क्या करना है? कंप्रेस। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसको कंप्रेस करने के, कि हीट एक्सचेंज ना हो। एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम टेम्परेचर क्या रख लें? कांस्टेंट रख लें। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे? प्रोसेस होंगे। तुम ऐसे वर्ड सुनोगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है? प्रोसेस है ना। तो ऐसे फंक्शंस जो किस पे डिपेंड करें, मतलब प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी, कि कहां से कहां लेके जा रहे हैं और किस तरीके से लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पाथ फंक्शन। तो मेन दो ही पाथ फंक्शन है, एक हीट और एक कौन सा? वर्क। फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पाथ फंक्शन। फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी है ना, तो लिखो, द फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन initial and final state of process and also depends upon the path by which the process was carried out is called as path function। तो इसके जो मेन एग्जांपल है वो कौन सा है? हीट एंड वर्क। हीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से, और वर्क को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू।
केमिस्ट्री में ये दो ही काम के हैं, फिजिक्स के लिए एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कौन सा, हीट कैपेसिटी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, है ना, वो आगे कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी हो जाएगा, मोलर हो जाएगा ना। तो ये कैसे फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए कौन से हैं, हीट एंड वर्क। अब हमने हीट और वर्क पढ़ा तो था, हीट और वर्क क्या था, सिंपल लिखा था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा ना। देखो हीट की बात करें तो जो पूरी कैलोरीमेट्री पढ़ते थे वो किसकी वजह से पढ़ते थे, एनर्जी कौन सा, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, हीट, उसको क्या बोलेंगे, हीट। और हीट के अलावा जितनी भी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है सभी को क्या बोलेंगे, वर्क। मतलब दोनों हैं क्या चीज, फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलोगे, हीट। और हीट के अलावा जितनी भी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बची वो सारी क्या होंगी, वर्क। अब वर्क बहुत सारे टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है। पर जो हम पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री में वो सिर्फ कौन सा वर्क पढ़ेंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला। मतलब गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। इसके अलावा ज्यादा वर्क नहीं पढ़ते ना। और उस वर्क का नाम पीवी वर्क भी बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पीवी वर्क। क्योंकि जब तुम्हें फॉर्मूला पढ़ते हैं वर्क डन का क्या होता है, पी डॉट डीवी या पी डॉट डेल्टा वी, प्रेशर और वॉल्यूम में तो चेंज ले रहे होते हैं, तो हम उसको पीवी वर्क बोल देते हैं ना, या मैकेनिकल वर्क बोल दो, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो पर वर्क एक्चुअल में है क्या चीज, कि हीट को छोड़ के जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी और बची वो सारी क्या चीज है, वर्क। अब वो वर्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। जैसे अब सेल की बात करें, सेल में कौन सा वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। सेल में कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। वो वर्क की बातें कहाँ आएगी, 12वीं क्लास जैसे शुरू होगी इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, हाँ ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट में सारे वर्क निकालोगे तुम, किसी चार्ज को टेस्ट चार्ज से दूर लेके जाना है, पास लेके जाना है, कितना वर्क डन हुआ, तो वो कौन सा वर्क हो रहा होगा वहां पे, इलेक्ट्रिकल। तो वर्क बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, पर केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क आएगा वो कौन सा होगा, पीवी वर्क, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला वर्क ना। तो अब इस हीट और वर्क के बारे में कुछ बातें लिखते हैं ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, हीट एंड वर्क। और यहां से अब साइन फिर कन्वेंशन की आगे बात करेंगे ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेजर डिफरेंस है ना वर्क का ही है सिर्फ, और सब कुछ क्या है, सेम है। हीट एंड वर्क एक साथ ही पढ़ते हैं दोनों को। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। दोनों कैसी चीजें हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और दोनों ही बाउंड्री फिनोमिना है। मतलब किसी बाउंड्री के अक्रॉस ही या तो वर्क डन हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, हीट का ट्रांसफर। अब वो बाउंड्री चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो, रिजिड हो, फ्लेक्सिबल हो, कुछ भी हो सकती है ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, देखो, बोथ हीट एंड वर्क आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी forms of energy and are boundary phenomena. अच्छा, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस से जनरेट हो उसको क्या बोल देंगे, हीट बोल देंगे। द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is generated due to temperature difference is called as heat। और इसको छोड़ के जो सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बची उसको क्या बोलेंगे, वर्क। एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी except heat
इज कॉल्ड एज वर्क। देखो दोनों हीट और वर्क इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्योंकि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो आएंगे ऐसे, जैसे हीट इंजन नाम की एक चीज आएगी, है ना, क्या आएगा, हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या करेगा कि कहीं से हीट एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट को किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क में, है ना। ऐसे हीट पंप नाम की उल्टी चीज होगी, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, या एसी एयर कंडीशन, वो हीट पंप होते हैं। वो करते क्या है, हीट को ट्रांसफर ही तो करते हैं, अंदर से कहा निकालते हैं बाहर, किसकी हेल्प से, वर्क डन की हेल्प से। तो दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल। क्या लिखेंगे, हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल। ये तो दोनों में फिजिक्स लाइन सुनी होगी ना, कि एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय नहीं करते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क को हीट में। कैसे, रिवर्सिबल का साइन लगा दें। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है ना। देखो कभी भी वर्क को अगर हीट में कन्वर्ट करना है ना, तो वो 100% एफिशिएंसी से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वर्क को हीट में कन्वर्ट करें तो वो मतलब थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, थ्योरेटिकली क्या किया जा सकता है, उसको 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। पर हीट को वर्क में 100% एफिशिएंसी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसकी एफिशिएंसी 100% से हमेशा क्या मिलेगी, कम। मान लो कहीं से 100 किलो जूल एनर्जी किसी ने एब्जॉर्ब करी, तो उस पूरे 100 को कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ हीट लॉस जरूर होता है। मान लो कहीं से 100 एब्जॉर्ब करी, 80 को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो 20 क्या हो जाएगा, उसमें से लॉस हो जाएगा ना। एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में ना। तो कहीं से भी अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो वो कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसकी एफिशिएंसी 100 से क्या रहेगी, कम। तो याद क्या रखना है कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट विद 100% एफिशिएंसी, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क विद 100% एफिशिएंसी। तो ये लाइन लिख देते हैं ना, किसमें, कहीं से भी हीट लेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा भाई, हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, इजीली लॉस हो जाती है हीट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है ना, कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। अब ये आएगा आगे, सारे जितने भी इंजन होते हैं ना, वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1 आएगा, एक में से कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा होगा। हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी, but heat cannot be converted to work with 100% efficiency. तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं, ये जो ऊपर लिखा है ना, हीट से वर्क, ये सिंबल ऐसे नीटा लगा देते हैं ना, ये किसका सिंबल है, एफिशिएंसी का। परसेंटेज में लिख रहा हूं मैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। देखो हीट से वर्क मैंने लिख दिया कि जो यील्ड है, मतलब एफिशिएंसी है, वो 100% से क्या है, कम है भाई, एग्जैक्टली 100 नहीं हो सकती। पर जब वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो ऊपर वाला याद रहेगा, फिर स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। ये एफिशिएंसी का, ये एन बना दे बस, लिख भी देते हैं। अभी हम परसेंटेज एफिशिएंसी लिख रहे हैं ना, वैसे एफिशिएंसी किसमें निकालते हैं, फ्रैक्शन में। कितने बच्चों ने सुना है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कार्नोट, हीट इंजन सुना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता दे क्या होता है, याद नहीं है? चलो अभी लास्ट में आएगा, फिर एक में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाता है। ऐसे हीट पंप में एक चीज आती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा लिखते हैं जिसको, नहीं आता क्या, आता है, नहीं आएगा। अपने है नहीं हीट पंप सिलेबस में, अपने हीट इंजन है केमिस्ट्री में। कोशिश करूंगा पढ़ा दूंगा हीट पंप, पढ़ के कहीं से। फिजिक्स का है ना, केमिस्ट्री का नहीं है, पढ़ाया होगा पहले किसी साल में। चले आगे, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की।
पूरी थर्मोडायनेमिक्स में साइन बड़े इंपॉर्टेंट है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है ना। तो वो साइन कन्वेंशन हीट के लिए और वर्क के लिए, जो हीट के साइन कन्वेंशन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या है सेम, वर्क के साइन कन्वेंशन क्या है डिफरेंट है ना। तो उसकी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। तो पहले किसकी बात करते हैं, हीट की। देखो स्टडी तो हम किसको कर रहे हैं, सिस्टम को, है ना। अब या तो सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, या सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है। अगर कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए साइन पॉजिटिव का लगाते हैं। अगर मैं लिख दिया +100 किलो जूल, उसका मतलब क्या है 100 किलो जूल हीट क्या हो रही है सिस्टम में एब्जॉर्ब। और अगर कोई भी सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, मतलब सिस्टम कहां भेज रहा है सराउंडिंग में, तो साइन क्या होगा माइनस का। अगर लिख दिया Q = -100, उसका मतलब क्या है कि हीट क्या हो रही है रिलीज। पर देखना हीट तो मैग्नीट्यूड ही है, सिर्फ वो प्लस और माइनस किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि ये पता चले कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज। पर हीट तो क्या चीज होगा, एक क्वांटिटी होगी ना, 100 किलो जूल 100 जूल जो भी बोल रहे हैं, प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट रिलीज हो रही है। तो ये दोनों में सेम होने वाले हैं ना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो अगर लिखें हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, तो जो साइन है वो कैसा लिया जाता है पॉजिटिव, है ना। हीट का सिंबल क्या होता है, जैसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा होगा तो साइन क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो हीट में कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है सेम, है ना। वर्क में थोड़ा सा क्या होगा डिफरेंस आएगा ना। तो अपन ऐसे याद नहीं करेंगे वर्क डन का क्या चीज ना, एक लाइन याद करेंगे, वो फिजिक्स में भी सही है वो केमिस्ट्री के लिए भी सही है, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है वर्क के लिए ना। और कहां से कर सकते हैं, सिस्टम के बाहर क्या है, एक्सटर्नल जो है वो सराउंडिंग ही तो है। यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा वो क्या है सराउंडिंग। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कंफ्यूज हो गए सिर्फ ना। तो तुम्हें पता है कुछ नहीं याद रखना कि एक्सपेंशन कंप्रेशन, बस एक लाइन याद रखना, वर्क डन बाय रेफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। अगर कभी भी वर्क कौन करे रेफरेंस, तो उसका साइन हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव। अब इस रेफरेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है ना। ठीक है, अभी तुम्हें ये नोट नहीं करना, ये मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग लिख के तुमसे पूछूंगा। एक जनरल बात पूछ रहा हूं ना, ऐसे लगाया एक पिस्टन गैस है। अब ध्यान सुनना, अगर ऐसे बोले वर्क डन बाय गैस, अगर गैस वर्क करे तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। अगर गैस वर्क करे, गैस वर्क करेगी तो किसको धक्का मारेगी पिस्टन को ऊपर, तो क्या हो रहा होगा एक्सपेंशन। अगर ऐसे बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर एक्सटर्नल एजेंट बाहर से वर्क करे गैस पे तो क्या होगा कंप्रेशन। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, अगर वर्क डन बाय गैस हुआ तो क्या होगा एक्सपेंशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ तो क्या होगा कंप्रेशन। क्या ये दो याद रह जाएगी, सिंपल सी बात है। तो भाई कोई ऊपर से दबाए तो क्या हो रहा होगा कंप्रेशन, तो वो कौन कर रहा है वर्क एक्सटर्नल एजेंट। और अगर गैस वर्क करेगी तो पिस्टन को कहां मारेगी ऊपर भेजेगी, ऊपर भेजेगा तो क्या होगा एक्सपेंशन। ये बात याद है जी, कंप्रेशन एक्सपेंशन। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनना, फिजिक्स वाले हैं डब्बे के अंदर, फिजिक्स वाले कहां पे हैं इस डब्बे के अंदर, मतलब उनके लिए रेफरेंस कौन है गैस, अंदर तो गैस है। और केमिस्ट्री वाले हैं बाहर, केमिस्ट्री वाले कहां पे हैं बाहर। अच्छा बाहर कौन होगा एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि फिजिक्स में रेफरेंस कौन है
गैस है, और केमिस्ट्री में रेफरेंस कौन है? एक्सटर्नल एजेंट। इतनी बस सिंपल सी बात ना, फिजिक्स वाले डब्बे के अंदर है, केमिस्ट्री वाले डब्बे के बाहर है, बस ये याद रह जाएगी बात। अपन बढ़ाएंगे भी ऐसे इसको, इसको मिटा देते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा, इसको याद रखना है ना। देखो पहले फिजिक्स की पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर होए तुम्हारा ना। इधर लिखते हैं फिजिक्स, इधर लिखते हैं केमिस्ट्री, ना छोड़ दे, अगले साल लिख ली। चलो एक बार सुनते चलो। देखो ये बनाया हमने पिस्टन, अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस, और ये फिजिक्स वाले अंदर बना दिया हमने। तो अंदर है तो रेफरेंस कौन है उसके लिए? गैस। तो फिजिक्स में जो रेफरेंस है वो कौन हो गया? अच्छा अभी ऊपर वाली लाइन पढ़ो, वर्क डन बाय रेफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसा लिखे वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। अच्छा अब अगर गैस वर्क करेगी तो एक्सपेंशन होगा कंप्रेशन होगा? बताओ क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगी तो क्या होगा? एक्सपेंशन। तो देखो क्या फिजिक्स में एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का साइन पॉजिटिव यूज करते हो क्या? जिन्होंने पढ़ लिया वो बताओ। करते हो यूज? अच्छा अगर एक्सपेंशन में पॉजिटिव तो कंप्रेशन में क्या होगा? नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा। सही बात है। और अगर केमिस्ट्री के लिए बनाए तो क्या होगा? अंदर गैस, यहां खड़े हो गए हम, तो कहां बाहर है तो हम क्या हो गए? एक्सटर्नल एजेंट, भाई पिस्टन के ऊपर है तो केमिस्ट्री में जो रेफरेंस होता है ना वो कौन होता है? एक्सटर्नल एजेंट। तुम ऐसे भी करते हो फिजिक्स में, अगर कभी सवाल आसान करने होते हैं ना तो जो चीज चल रही है उसी पे बैठ दो, करते हो ऐसा? तो गैस की बात चल रही है तो गैस के पास ही बैठ गए फिजिक्स में तो। और केमिस्ट्री हमेशा बाहर से चलती है, केमिस्ट्री कहाँ चलती है? बाहर से। एक घूस मिलाना है तो बाहर से तो मिला रहे होंगे हम, तो इसलिए केमिस्ट्री में रेफरेंस हमेशा कौन होता है? एक्सटर्नल एजेंट। और फिजिक्स में रेफरेंस कौन है? गैस। अच्छा एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया तो क्या होगा? कंप्रेशन। एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया तो क्या होगा? कंप्रेशन। तो फिर कंप्रेशन के लिए वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो वर्क डन बाय रेफरेंस लिखते हैं पहले, इसमें कौन है रेफरेंस यहाँ पे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा तो क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। तो देखो कंप्रेशन में वर्क डन का साइन कैसा आ गया अपना? पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन में कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। क्या उल्टा हो गया क्या फिजिक्स से? तो ये ना बड़ा ऐसा कंफ्यूजन सा रहता है, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना तो ऐसे कहते हैं फिजिक्स वाले को उल्टा कर देना, फिजिक्स वाले कहते हैं केमिस्ट्री वाले को उल्टा कर देना, पेपर में कौन किसका उल्टा करे तो फंस जाते हैं। तो याद क्या रखो, वर्क डन बाय रेफरेंस इज पॉजिटिव। भूल जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री, बस इतना याद करो, रेफरेंस का वर्क डन पॉजिटिव है। अब इसी से फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाएगा ना। होता क्या होता किस चीज में? सिर्फ रेफरेंस डिफरेंट है भाई। किसी अब एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो चीजें चेंज ही होती हैं, तो वो रेफरेंस डिफरेंट है। एक का रेफरेंस कौन है? गैस। एक का रेफरेंस कौन है? एक्सटर्नल एजेंट। बहुत सारी चीजें डिफरेंट आएंगी अभी आगे जाके। डाइपोल मोमेंट नाम की चीज पढ़ाई थी शुरू शुरू में केमिकल बॉन्डिंग में। डायरेक्शन क्या लेते थे? फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, मतलब हमने तो पॉजिटिव से नेगेटिव लिया ना, फिजिक्स में उल्टा हो जाएगा देखना 12वीं क्लास में। तो इसलिए मैं कभी ऐसे आपने याद ही नहीं करा कि पॉजिटिव से नेगेटिव, हमने डायरेक्शन ही याद करी डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर। तो जिसको जहां जैसे जरूरत पड़ रही थी उसने रेफरेंस अपने हिसाब से मान लिया।
ये एएमयू पे भी तो बहुत लड़ाई चली थी फिजिक्स केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास यूनिट। फिजिक्स वाले शुरू से कार्बन यूज कर रहे थे रेफरेंस, केमिस्ट्री वालों ने गड़बड़ करी, पहले हाइड्रोजन करा, फिर उन्होंने कहा ऑक्सीजन लेंगे, फिर लास्ट में घूम फिर के कार्बन पे सलाह बनी कि दोनों कार्बन पे मान लेंगे। अब तो कार्बन 12 ही है, देख लिया क्या। अब इसी से वर्क डन का फॉर्मूला डिफरेंट बना देते हैं। अब फिजिक्स में जो वर्क का फॉर्मूला, देखो एक बात बताओ, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता होगा भाई, 2 लीटर से कहां जा रहा होगा मान लो 5 पे, तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डेल्टा वी पॉजिटिव है। अब वर्क डन के फॉर्मूले में साइन अपन खुद लगाएंगे, ये ना P इंटू डेल्टा वी क्या होगा, P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। प्रेशर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है क्या प्रेशर नेगेटिव? नहीं हो सकता। अब एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा वी कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला ही P डॉट डेल्टा वी लिख दूं, क्या दोनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा क्या? देखो अगर मैं वर्क डन का फिजिक्स में ऐसे फॉर्मूला लिखूं, P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है इनटू में डेल्टा वी, बताओ एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो डेल्टा वी कैसा होगा, पॉजिटिव। फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव हुआ और प्रेशर भी पॉजिटिव, मिलकर पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो वर्क डन का साइन अपने पॉजिटिव आ गया क्या? अच्छा अगर यही कंप्रेशन हो रहा होता तो वॉल्यूम क्या होता, कम भाई, 5 लीटर से मान लो कहां पे आ रहा होता, 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते तो क्या होता, नेगेटिव। 2 माइनस 5 क्या बनता, -3। क्या डेल्टा वी नेगेटिव हो जाता? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव। क्या साइन मैच कर रहा है? तो इसलिए फिजिक्स में जो वर्क डन का साइन मतलब फॉर्मूला है वो क्या चीज है, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। अब यहां से दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी फॉर्मूले से ना। देखो अगर मैं गैस को एक्सपैंड कराऊं तो डेल्टा वी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूले से वर्क डन अपने आप कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर यही केस में कंप्रेशन का बोलूं, कंप्रेशन में क्या होगा, डेल्टा वी नेगेटिव। अच्छा तुम्हें ये समझ आ रहा है डेल्टा वी क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव? चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सपेंशन में फाइनल ज्यादा था, कंप्रेशन में फाइनल क्या है, कम है, तो वर्क डन कैसा आ गया, नेगेटिव। अच्छा इसी फॉर्मूले को केमिस्ट्री में कन्वर्ट करना हो, मेरे को एक्सपेंशन में साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा वी तो पॉजिटिव ही है, प्रेशर भी पॉजिटिव है, तो बार माइनस का साइन लगा दूं क्या? फॉर्मूले में क्या चेंज कर दूं, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू क्या कर दूं, डेल्टा वी। क्या चीजें बन जाएंगी? तो इसलिए जो केमिस्ट्री में वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है। अब अगर गैस एक्सपैंड हो रही होगी तो डेल्टा वी पॉजिटिव, और बार साइन किसका था, माइनस का, तो वर्क डन अपने आप कैसा आ गया होगा, नेगेटिव। देखो एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव था केमिस्ट्री में, और यही कंप्रेशन की बात करें तो डेल्टा वी कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या ऊपर साइन कन्वेंशन इस दोनों फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो रहा है? तो फॉर्मूला बन गया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी फिजिक्स में, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी किसमें होगा, केमिस्ट्री में। आइडियल गैस की इक्वेशन सभी को पता है क्या, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। थोड़ी सी चीजें मैं बहुत बार ग्राफ्स शायद 2 बार बता चुका हूँ ग्राफ के बारे में ना, एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम ग्राफ बनाने सिखाए थे, और एक बार गैसियस स्टेट में भी सिखाए थे। अगर y इज इक्वल टू mx हो तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सुना सभी ने ऐसा। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर पैराबोला, y इज इक्वल टू mx प्लस ली, स्लोप पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग लाइन, स्लोप नेगेटिव तो डिक्रीजिंग लाइन, सुना है सभी ने क्या। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा x इज कांस्टेंट, तो y एक्सिस ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल, है ना। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। वैसे एक्चुअल में हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं होती है, पर वो ऐसे डिक्रीजिंग, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ये सुने हुए के सभी ने।
सभी ने सुन आएंगे इसमें, अब पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। चले आगे, हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप। क्या कह रहे हैं? वर्क का फॉर्मूला। अब एक्सटर्नल प्रेशर तो एक बार जो लगा दिया वो हमारे पास फिक्स है ना, वो वेरिएबल होगा तो वो तो बार बार चेंज हो रही है प्रोसेस। अब चेंज क्या हो सकता है एक्सपेंशन कंप्रेशन में? सिर्फ वॉल्यूम। तो पीवी वर्क में वर्क डन क्या होगा? पी डॉट डेल्टा वी। जो चीज चेंज नहीं हो रही वो एज इट इज रख दी, जो चेंज हो रही है उसका क्या ले लिया? चेंज ले लिया। हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। है ना, कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे? तो सबसे पहला आएगा इसमें आइसोथर्मल। बताओ जिन्होंने पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट? क्या सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हुआ, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्या? क्या सिर्फ इतना लिख दें तो बात बन जाएगी क्या? जिसमें डेल्टा टी 0 हो जाए वो आइसोथर्मल होगा, या कुछ और साथ में लिखना पड़े? फॉर्मूला होता है भाई? नहीं, अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ दूं कि डेल्टा टी 0 जिस प्रोसेस में हो जाए वो आइसोथर्मल, तो सही है या गलत है? सही है। सही है। चलो एक बात करते हैं छोटी सी। यहाँ पे P, यहाँ पे D, ठीक है। ये कोई A पॉइंट है, कितना प्रेशर मान लें यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ P नॉट। यहाँ वॉल्यूम है इसका V नॉट, ठीक है। ये A से किसी B पॉइंट पे पहुंच गया, प्रोसेस होगी। B पॉइंट पे गए तो प्रेशर कितना हो गया? P नॉट। और वॉल्यूम कितना हो गया? मान लो 2V नॉट। प्रेशर वॉल्यूम पता चल गए। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कितने हैं? N, और गैस कांस्टेंट R। तो यहां से क्या निकालते हैं? टेम्परेचर एट पॉइंट A। क्या होती है इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, और टेम्परेचर निकालना हो तो PV डिवाइडेड बाय nR। तो बताओ A पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 2P नॉट। वॉल्यूम कितना है? V नॉट। तो P इंटू V क्या बन गया? 2P नॉट इंटू V, और डिवाइडेड बाय। सही है यहां तक? अच्छा, इस B पॉइंट पे अगर टेम्परेचर निकालें, प्रेशर कितना है? P नॉट। वॉल्यूम कितना है? 2V नॉट। मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? 2P नॉट V नॉट बाय। अच्छा, डेल्टा T क्या होता है? क्या TB माइनस TA? क्या 0 हो गया क्या? सही है। क्या बताओ आइसोथर्मल हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्या? नहीं है। कितनी अच्छी बात है। क्यों ऐसा? मान लो मैं इस पॉइंट पे चला जाऊं, मान लो ये मिड पॉइंट M है, वैसे ही मान लेता हूं। अच्छा, मिड पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा? मिड पॉइंट निकालना आता है तुम्हें? क्या होता है? अगर 2P नॉट और P नॉट का मिड पॉइंट क्या होगा? 3P नॉट बाय 2। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 3V नॉट बाय 2 होगा, और प्रेशर क्या होगा? 3P नॉट बाय 2। अब निकाल के बताना टेम्परेचर क्या आ गया? क्या 9P नॉट V नॉट बाय 4nR आ गया क्या? ये बन गया क्या? तो टेम्परेचर कांस्टेंट कहां हुआ? पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो सिर्फ डेल्टा टी लिखने से काम नहीं चलेगा, साथ में पता क्या लिखेंगे? dt। D रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज। मान लो मैं A से थोड़ा सा भी आगे चला तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से कोई मतलब, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो याद रखना है, कभी इतना सिर्फ लिख दो ना कि जिस प्रोसेस में डेल्टा टी 0 हो गया वो आइसोथर्मल होगा, गलत है। क्या होना चाहिए? dt भी क्या होना चाहिए? 0। मतलब कहीं पे भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए ना। और तुम सोच के देखना, आइसोथर्मल में ग्राफ बन ही नहीं सकता पीवी का। बन सकता है क्या? क्या टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ हो गया क्या? बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा लॉ हो गया? बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। होता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स। तो ग्राफ तो हाइपरबोला बनना चाहिए, ऐसा तो आ ही नहीं सकता।
स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता पीवी का ग्राफ, तो अगर हो ही नहीं सकता तो आइसोथर्मल है ही नहीं है, वो तो वैसे ही पता चला था। पर सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि सिर्फ डेल्टा टी लिखने से काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डीटी भी क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। याद रह जाएगी बातें, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल लिया ताकि ये याद रहे ना कि ए और बी पे तो टेम्परेचर सेम था, पर बीच में किसी पॉइंट पे गया तो टेम्परेचर तो चेंज हो गया। हमने तो बिल्कुल मिड पॉइंट ही निकाल लिया, और भी ऊपर नीचे निकालते तब भी क्या होता, चेंज ही आता अभी प्रेशर तो उसका टेम्परेचर। तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, याद रहेगी बातें। एक बार ये लिखो, फिर मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। सब लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा भी आगे। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा टी जीरो है, मैंने ये लिखा, बट डी टी इज नॉट जीरो, ऐसा लिखेंगे, इट इज नॉट आइसोथर्मल। एक सेकंड वेट करना है ना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, बस ये याद रखना ना। इसलिए साथ साथ में अब जब पहली बार ग्राफ बनाए ना, जितने बॉयल्स लॉ के ग्राफ थे ना, सारे यहाँ पे यूज हो गए, क्योंकि बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वो सारे ग्राफ जो थे वो यहाँ पे बनेंगे ना। उतने नहीं बनेंगे, उस टाइम तो हम लॉग पी लॉग वी तो ये भी बनाते थे ना। अब लॉग पी लॉग वी की बातें नहीं करते, अब सिर्फ क्या होगा, पी वी, इन्हीं के ग्राफ पी टी वी टी, पी वी बाय एन आर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर कितना है 3 पी नॉट बाय 2, वॉल्यूम कितना है 3 वी नॉट बाय 2, मल्टीप्लाई कर 3 3 जा 9, 4 नीचे बचा, और डिवाइडेड बाय एन आर, तो 9 पी नॉट बाय 4 एन आर, T is equal to P into V by N into R। अभी बहुत से लोग कैसे स्टेट में जाओ, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सारे ग्राफ दोबारा सिखाई दूंगी। क्या कह रहा है, टी कैसे आया, ये टीएम कैसे आया था, टीएम आ गया, क्या से निकाला टीएम, उन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया मल्टीप्लाई, किसके मल्टीप्लाई के को, तो हाँ उससे टी क्या बनता है, टीवी बाय ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, कैंसिल करना है इसलिए का, ए पॉइंट पे प्रेशर 2 पी नॉट, तो ए पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई कर कितना हो गया, डिवाइडेड बाय एन आर, तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई कर 2 पी नॉट और डिवाइडेड बाय, को माइनस करके 0 तो आ ही जाएगा। हाँ आ रहा है, 0 कौन मना कर रहा है, हमने भी वही लिखा डेल्टा टी 0, dt is not equal to 0। dt कहाँ दे रहा है, ए और एम का प्रेशर और टेम्परेचर तो डिफरेंट है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस माइनस कर ए और एम का करके देखिए, 9 पी नॉट वी नॉट 4 एन आर 2 पी नॉट वी नॉट बाय एन आर, ये 0 आएगा क्या, नहीं आ रहा ना, हर पॉइंट पे तो टेम्परेचर सेम नहीं है, बोले तो हर पॉइंट पे तो dt तो 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो अगर ये कंडीशन हो जाती तब प्रोसेस कैसा होता, आइसोथर्मल। चलो आगे चलते हैं, अब कुछ ग्राफ बनाना सीख लेते हैं ना। तो पहले तो आइडियल गैस की बात कर लेते हैं।
आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। सुना सभी ने ये? तो चलो अब थोड़ी सी बातें करते हैं इसके साथ ना। अगर मैं लिखूं फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या क्या चीज कांस्टेंट कर दी हमने? एन कांस्टेंट कर दिया, अमाउंट ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और टी भी कांस्टेंट कर दिया। आर क्या चीज होती है? गैस कांस्टेंट। एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट। क्या पी मल्टीप्लाइड बाय वी कांस्टेंट हो गया क्या? तो क्या बोल सकते हैं यहां से? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस करा तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे P इंटू वी इज कांस्टेंट। या फिर क्या बोल सकते हैं? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों बातें सही है, P V इज इक्वल टू कांस्टेंट या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सुन ले भाई, यही बॉयल्स लॉ था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ गैस, N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट है। देखो जिसने नहीं सुना होगा ना, मैं दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूं, मैं वापस से एक बार ग्राफ y और x की फॉर्म में लिख देता हूं जो यहाँ पे यूज होंगे, ताकि ग्राफ बनाने थोड़े से आसान हो जाए अपने लिए ना। ये लिख लिया क्या सभी ने? देखो जिसने लिखा हुआ है वो दोबारा नोट ना करे, जिसको आता है उसको जरूरत नहीं है लिखने की, जिसने नहीं पढ़ा हुआ ना वो चाहे साइड में पीछे कहीं लिख लेना कॉपी पे। अगर कभी ऐसा हो ना y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर क्या हो y इज इक्वल टू mx, m कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देखना केमिस्ट्री में वेरिएबल नेगेटिव नहीं होने वाले भाई, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नेगेटिव तो नहीं होंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं हमेशा ना। तो ये फिक्स है कि हमारी जो m की वैल्यू है ना वो क्या रही होगी? पॉजिटिव। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं y वर्सेस x तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पता सभी को? जिसको नहीं पता वो जरूर लिखना भाई। ये पहला हो गया। फिर दूसरा मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर y ही कांस्टेंट हो तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस कैसे बनेगी लाइन? ऐसा बनेगा। अगर मैं कभी बोलूं x इज कांस्टेंट, ऐसे बनेगी क्या लाइन? चेक करो, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ऐसे लिखूं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर x इंटू वाई इज कांस्टेंट, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस कैसा बनता है? ऐसे हाइपरबोला टाइप ना। और ए क्या हो? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, फिर a इज ग्रेटर देन 0। तो एक ऐसा ग्राफ बनता है पैराबोला। जिसको नहीं आता वो लिख लो। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कुछ होता है ना, ए स्क्वायर। मेरे को इक्वेशन है, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस होती है, प्लस आता है क्या? मतलब सर्कल की इक्वेशन कब हो जाती है? जब ये ए और बी क्या हो जाते हैं? बराबर। क्या होती है पता नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर तो हाइपरबोला की होती है। वो तो हाइपरबोला की होती है ना। एलिप्स की पूछ रहा है ना वो तो। तू पहले लिख ले, तू मत दिमाग लगा, तू लिख इसको। एलिप्स का मेरे को नहीं पता भाई। हाइपरबोला तो शायद ही होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता है क्या? माइनस लगाने चले, प्लस होता है। और ए और बी बराबर हो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ओरिजिन सेंटर हो गया और रेडियस ए हो गया, ऐसा।
जिसको नहीं आता सिर्फ वही लिखे, जिसको आता है कोई जरूरी नहीं है। इतना ये मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ इसी बैच में, ये बात है। तीसरी बार तो लिख रहा हूँ मैं ये बात है। कोई नहीं लिख रहा। ये लिख रहा हूँ मैं सब। दूसरी बार लिख लोगे सभी? चले आगे फिर। अब आइसोथर्मल के लिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं ना। अब यहाँ थोड़े से नाम डिफरेंट हो जाएंगे ना। तो देखो आइसोथर्मल में अगर हमने क्या बनाया, P वर्सेस P। अच्छा, आइसोथर्मल क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो क्या Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X हो गया। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा हाइपर बोला। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एरो का साइन। मान लो ये मेरा इनिशियल स्टेट A है, ये इनिशियल स्टेट B है, सही है। अच्छा बताओ A से B जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है? A से B पे वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन? एक्सपेंशन। तो ये ग्राफ किसका होगा, आइसोथर्मल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन, है ना। ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चंस में एक्सपेंशन कंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसी में P वर्सेस V ऐसा बना देता मैं, ये इनिशियल पॉइंट A और ये फाइनल पॉइंट B, और एरो ऐसा लगाता। अब बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? कम हो रहा है। कम का मतलब क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन। ये क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। PV वर्सेस V बनाओ, कैसा बनेगा। PV क्या चीज है इसमें, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होगा तो लाइन। अच्छा अगर मैंने ये A पॉइंट लिया और ये B पॉइंट लिया, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ भी। बराबर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे वॉल्यूम एक्सिस है, PV कांस्टेंट है। तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये लाइन किसकी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा इसी में उल्टा भी हो सकता था क्या, ये A पॉइंट हो जाता और ये B पॉइंट हो जाता। कहां से, वॉल्यूम जीरो हो सकता है, मैं तो गैस ही नहीं है। केमिस्ट्री में कोई डब्बा है, उसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा जिसमें गैस है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक्सपेंशन कंप्रेशन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इससे आगे जैसे सारी प्रोसेस पढ़ते हैं ग्राफ कन्वर्जन आएंगे, तो ग्राफ कन्वर्जन के लिए एक्सपेंशन कंप्रेशन पता होना चाहिए ना देख के। हाँ कौन है, वॉल्यूम को कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट है, P इंटू V का ग्राफ है। Y एक्सिस पे कौन है, PV, तो PV कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। अच्छा PV वर्सेस P कैसा बनेगा, बड़ा ही दो दो तीन ना, V वर्सेस T, T वर्सेस T, है ना। लॉग लूप इंट्रोड्यूस करा हमने, बेसिक बेसिक से लिखे ना, PV वर्सेस P, V वर्सेस T।
हर जगह कांस्टेंट क्या है इसमें, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। बताओ आइसोथर्मल में पीवी क्या चीज होता है, कांस्टेंट। तो अगर पीवी वर्सेस पीवी बनाएंगे तो भी ऐसे एक्स एक्सिस, पीवी कांस्टेंट है ना। अरे पी और वी कांस्टेंट है, ऐसा चलता होगा। अच्छा अब ये बताओ, ये ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा होगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का बनाया है। अगर कभी भी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अगर मैं इसका उल्टा बना देता, ऐसा इधर ए पॉइंट लेता इधर बी पॉइंट, तो अब देखो ए से बी जाने पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम, तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, ज्यादा। ज्यादा का मतलब एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। V वर्सेस T कैसे बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो या तो ऐसा होगा, एरो लगा दिया A से लेके B तक, या ऐसा भी हो सकता है उल्टा, इधर A और इधर B। इसमें पहले वाला बताओ कैसा है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और ये वाला जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। T वर्सेस T कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा क्या, क्योंकि टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, एक्सपेंशन कंप्रेशन वाली बातें चेंज होंगी बस। मान लो ये बनाया ए से बी, तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जो दूसरा बनाया है इसमें प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। भी 15 मिनट है वही। तुम्हारी अगली क्लास 1 बजे होती है, ऐसे घूमोगे बाहर, मैं थोड़ा तो 1 बजे होती होगी, तो यही घूम रहा होता है नीचे भगवान। कैसे बने ग्राफ बता, आइसोथर्मल में अभी क्या लिखा था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बताओ वाई एक्सिस पे तीसरे ग्राफ में कौन है, पीवी, तो मतलब वो पीवी वाई हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे बनती है वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही तो बनाइए। अगला जो चौथा है वो भी यही है क्या, पीवी, तो पीवी फिर से कांस्टेंट आइसोथर्मल में, तो वाई फिर से ऐसे कांस्टेंट लाइन आ गई। एक्सपेंशन कंप्रेशन डिसाइड करने के लिए करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम घटा तो कंप्रेशन। अब जो चौथे वाला ग्राफ है उसमें ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, जो नीचे वाली लाइन है उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम, तो वॉल्यूम घटा तो कंप्रेशन हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगले जो दोनों ग्राफ है उसमें क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है, बस बना दिया फिर वो। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जल्दी से बता दो, दो नंबर है एक्स और वाई, उनका अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन, एक सेकेंड, हाँ, रूट ओवर एक्स इंटू वाई।
अच्छा क्या ये सुना, दो अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हो तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GF। कितने बच्चों ने सुना है अर्थमेटिक मीन ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। तो अगली क्लास में इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, आज फिर यहीं पे करते हैं ना।